हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अब क्या बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस पर, यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं हम 11th-12th में। वो चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे, एक रिवीजन लेंगे, ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ें जो हमारी इंजीनियरिंग लेवल की हैं वो हमको अच्छे से समझ में आए। तो आज के वीडियो में हम वही चीज़ देखेंगे कि भाई बेसिक बेसिक जो हमने पढ़ा है, लेकिन हम काफ़ी दिन हो गए उसको रिवाइज किए हुए, तो हम उस चीज़ों को भूल गए हैं। और कुछ लोगों को अच्छे से पता भी नहीं होता, तो वो सीख लेंगे, और जिनको पता है वो एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी कंसिस्ट फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज, यानी कि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो कौन कौन सी कितनी प्रॉपर्टी कंटेन करती है। वो करती है तीन प्रॉपर्टी कंटेन करती है। कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, पहला होता है मैग्नीट्यूड। दूसरा हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन। और तीसरा हमारे पास क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन। जैसे हमारे पास ये लाइन है, तो ये हमारे पास जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ए बी है, और ये लाइन क्या थी हमारी, ये लाइन सी डी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी का लेंथ। ए बी का लेंथ हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारी होगी ए से बी की तरफ। और हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सी डी, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो किसके ऊपर है, वो है हमारा ए बी के ऊपर। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी इसकी सी डी, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए से बी की तरफ, क्योंकि आपका एरो का साइन किधर है, बी की तरफ है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा लाइन ऑफ एक्शन। ये तीन चीज़ें कौन कंसिस्ट करता है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे बात आती है टाइप्स की। टाइप में पहला टाइप आता है आपका फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है इट हैज़ ओनली फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो है ये हमारा किस किस को कंटेन करेगा, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। एंड दीज वेक्टर कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन स्पेस, यानी कि ये क्या करते हैं, फर्स्ट टू क्वांटिटी को कंटेन करता है, और जो हमारा स्पेस है उसमें कहीं भी फ्री मूव कर सकता है। उसको आप क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है इन स्पेस। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास लोकलाइज वेक्टर। दीज वेक्टर कंसिस्ट ऑल थ्री प्रॉपर्टीज, यानी कि तीनों प्रॉपर्टियाँ होंगी। जैसे हमारे पास क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स होती है, तो फोर्स क्या करता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और लाइन ऑफ एक्शन भी होती है। कैसे, जैसे ये हमारा ब्लॉक था, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या करेगा, कुछ मैग्नीट्यूड भी कंटेन करेगा, कुछ डायरेक्शन है इसकी, और इसकी क्या है, ये एक लाइन ऑफ एक्शन भी है। अगर यही फोर्स आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या ब्लॉक आगे खिसकेगा, नहीं खिसकेगा, क्योंकि आपने इसकी क्या कर दी, लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दी। तो लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दी, तो इसका मतलब इसने क्या कर रखा है, लाइन ऑफ एक्शन को भी कंटेन कर रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर। ठीक है, फिर आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। एंड एनी लाइन कैन बी टेकन एज इट्स डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी साइड होती है। जैसे ये आपका ये पॉइंट है,
इसको आप क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। अब ये वाला इस लाइन पे भी है, ये इस लाइन पे भी है, ये इस लाइन पे भी है, ये इस लाइन पे भी है, तो ये क्या करता है, सभी लाइन कंटेन करता है, तो इसकी एक डिफाइन हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, इसकी एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। और हम मेनली किसको लेते हैं जीरो वेक्टर, ओरिजिन को। ओरिजिन को हम क्या लेते हैं, मेनली जीरो वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं। आई बात समझ में? अब आता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये हमारे पास क्या था, कोई पॉइंट था। पॉइंट क्या था, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, आप पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं आर की फॉर्म में, आप लिख सकते हैं ओ पी ऐसे, और आप कैसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसी फॉर्म में आपको मिलता है। कई बार आपको कैसे मिलता है, ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई जे सॉरी और जेड ए जेड कैप। ठीक है, कई बार आपको कैसे मिलता है, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ऐसे भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको एक पॉइंट के रूप में डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक ही तीनों चारों एक ही चीज़ के रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी आपको लिख सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी पोजीशन है। अगर आपको यहीं पे बोला जाए इफ़ पी हमारा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और हमारा क्यों है एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू, तो हमारे पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर होगा पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ जैसे आपके पास क्या था, ये था, तो ये आपके पास P था, और ये आपके पास क्या था, Q था। ये आपके पास P था और ये आपके पास क्या था, Q था। ठीक है, और दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता थे, दोनों के कोऑर्डिनेट पता थे, तो आपके पास OP क्या हुआ, ये O है तो OP क्या हुआ आपके पास, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और आपके पास OQ क्या हुआ, OQ हुआ आपके पास एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ऐसा क्यों लिखा, ट्राइंगल से, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ रखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा है, तो ये क्या है, ट्राइंगल है, ओ पी प्लस ओ क्यू क्या हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट के बराबर यानी ओ क्यू के बराबर। यहाँ से आपके पास पी क्यू आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, और यहाँ से पी क्यू क्या बन गया, एक्स टू माइनस, यहाँ पे अगर एक्स वन वाई वन जेड वन लिखेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हमारे पास क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर को आप क्या क्या लिख सकते थे, पोजीशन वेक्टर को आप ओपी एक्सआई के वाई जे कैप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते थे। उसके बाद हमने क्या लिखा, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए, यहाँ पे सिंगल पॉइंट था, अगर 2 पॉइंट दिए हों तो दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब चलो देखते हैं आगे। अब आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अगर आपका मोड है वो ए है, यानी कि ए इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड।
तो वी कैन राइट, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए को क्या लिख सकते हो, वेक्टर को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर इनटू उसका मैग्नीट्यूड आप लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या थी, जैसे मान लो 8 था। अब 8 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इसमें कोई फ़र्क आया, क्या नहीं फ़र्क आया, क्योंकि ये क्या है, यूनिट है और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेम वही आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके पास क्या आ गया, वापस वेक्टर, हमारे पास वेक्टर मिल गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर जो है हमारे पास, कोई भी एनी वेक्टर है, उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको जैसे मान लो ये आपके पास वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपको निकालना हो ए का स्क्वायर तो आप क्या लिखेंगे, ए डॉट ए, ऐसे लिखते हैं। और वो क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, बस एक क्विक रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई हुई हैं पहले की, वो आपको समझ आ जाएंगी, और जो आई हुई हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारी कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखा, ए का मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, इसको आप अगर अलग कर लें, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब अगर आप ए को छोटा करें, बड़ा करें, तो इस वेक्टर की लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, लेंथ छोटी होगी। यानी कि लेंथ बढ़ सकती है या फिर छोटी हो सकती है, यानी आपका वेक्टर क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है या फिर क्या होता है, श्रिंक हो सकता है। अगर आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, और लेस देन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, इसका यूज किया था किसके लिए, एंगल निकालने के लिए। जैसे आपके पास ये था और ये था, इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। तो आपने इसी फॉर्मूले से क्या निकाल लिया था, एंगल भी निकाल लिया था। कोस थीटा क्या आया था, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से थीटा क्या बन गया था, कोस यूनिवर्स ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास थीटा बन गया था। और एक चीज़ और आपने पढ़ी थी, वो क्या थी, कंडीशन किसकी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और वो क्या थी आपकी, वो क्या थी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, जैसे ये ए था, ये बी है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ए डॉट बी जीरो हो रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन के। यहाँ पे क्या आती है, डायरेक्शन भी आपके पास आती है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
और इसका मीनिंग क्या है, इस चीज़ का मीनिंग क्या है स्केलर प्रोडक्ट का, यानी कि आपके पास दो वेक्टर थे ए और बी। ए और बी क्या थे, दो वेक्टर थे। तो जो आपका ए क्रॉस बी आएगा वो दोनों के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। दोनों के क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। फिर आपने क्या देखा था, डायरेक्शन देखी थी, एन कैप कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी, और नीचे क्या आ जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड। ये आपने क्या देखी थी, इसकी डायरेक्शन। क्या ये चीज़ सही है, क्या मैंने ये चीज़ लिखी है ये सही है क्या, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ क्या है, गलत है। इसका सही वर्जन क्या होगा, एन कैप इजिक्वल्स टू ए क्रॉस बी इजिक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या लिया, अलग अलग दोनों का मैग्नीट्यूड लिया है, और यहाँ पे आपने क्या किया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्लो में आप ये वाला काम करते हैं, क्योंकि आप ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में बहुत बार कर चुके होते हैं। तो बहुत बार कर चुके होते हैं तो वो आदत आपको लगी रहती है, और वो आदत यहाँ पे भी आपको कामयाब कर देती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी एन कैप क्या होगी, एन कैप होगी ये। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगर दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर आपकी दो वेक्टर पैरेलल हैं। ठीक है, फिर आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये चीज़ आपने पढ़ी थी, नाम सुना होगा। ठीक है, जिसको आप एसटीपी बोलते थे। इसको कैसे लिखते हैं, ए बी सी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये होता था। ठीक है, और ये क्या काम आता था, ये काम आता था आपका वॉल्यूम निकालने के लिए, किसका, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। ठीक है, ये किसके काम आता था, आपका रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए। यानी कि आपका स्केलर प्रोडक्ट किसके काम आता है, वॉल्यूम निकालने के लिए। अगर आप सारी चीज़ें एक ही प्लेन में हैं, यानी कि वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ए बी सी ऐसे है, या फिर आप बोलें कि बी सी ये ऐसे हैं, और या फिर आप बोलें सी ए बी ऐसे, तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अगर आपकी सारी चीज़ें क्या हैं, कोप्लेनर है, आपका सारे पॉइंट क्या हैं, कोप्लेनर है, यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो आपका एस टी पी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका एस टी पी भी क्या हो जाएगा, 0। अब आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा सीन होता है, और ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये कुछ ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमको आता है, लेकिन आप क्या हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं। तो उसको रिवाइज करने के लिए क्विक रिवीजन आपको ज़रूरी है। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, और आप अच्छे से पूरे चैप्टर को समझ पाएँ। उसके लिए हमने ये किया है, ताकि एक छोटे से वीडियो में क्विक रिवीजन से आप सारी चीज़ें सीख जाएं। बाकी आता है, हमको पता है कुछ लोग भूल गए हैं, वो क्या कर लें, रिवाइज कर लें। तो जैसे आपके पास क्या था, 3 वेक्टर हैं। आपके पास क्या है, 3 वेक्टर हैं, जैसे A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और फिर है
B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। फिर है C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डॉट बी। अगर आप A डॉट बी लिखेंगे, A डॉट बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, और आप क्या करेंगे, A क्रॉस B करेंगे। A क्रॉस B करेंगे तो क्या हो जाएगा, I J K। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 और B3, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप STP निकालेंगे, A B और C ये निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और सीखने वाली चीज़ें क्या हैं, अगर आप लिखते हो A डॉट बी तो आप इसको B डॉट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे A क्रॉस B तो आप अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो आपको लिखना होगा माइनस B क्रॉस A। ये वाली चीज़ काफ़ी बार काम आती है, ये चीज़ और ये चीज़ पता होती है, लेकिन ये आप क्या कर देते हो, फ्लो में गलती कर देते हो, तो इसको आप ध्यान में रखो। अगर आपका डॉट प्रोडक्ट है तो अगर आप I डॉट I करेंगे या फिर J डॉट J करेंगे या फिर K डॉट K करेंगे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। I डॉट J डॉट K और I डॉट K ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा कितना है, कोस थीटा 90 है, और 90 पे कोस थीटा कितना होता है, 0 होता है। और अगर आपको वेक्टर में देखना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट में देखना है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने I लिखा, यहाँ पे आपने J लिखा और यहाँ पे आपने K लिखा, तो आप इस ऑर्डर में चलेंगे तो क्या होगा, I क्रॉस J, ये क्या हो जाएगा, I क्रॉस J करेंगे तो क्या आएगा, K आएगा। अब J क्रॉस K करेंगे तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और K क्रॉस I करेंगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। और I क्रॉस I करेंगे, J क्रॉस J करेंगे और K क्रॉस K करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपके पास आता है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि आपके पास ये है बी और ये है आपका ए, तो इसकी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लेना है। तो वो कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये होगा, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट एम, तो ये आ जाएगा। तो ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, ए बी, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे, अगर आप इसका प्रूफ भी देखेंगे तो देख सकते हैं ये क्या है, ओ एम ए, तो आपके पास क्या होगा, ओ एम अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ये होगा। आपको ओ एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओ ए कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ए कैप कोस थीटा, और
cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हुआ। अब आगे आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे क्या आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, जैसे आपकी कोई लाइन है पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड से पास कर रही है, और आपके पास एक और पॉइंट है क्यों, x2 कोमा y2 कोमा z2 से पास कर रहा है। तो उसकी लाइन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये उसकी लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे आपके पास क्या था, ये ट्रायंगल था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस बी सी। इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 बी ए क्रॉस बी सी। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा 1/2 सी ए क्रॉस सी बी। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आता है आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है ए बी सी डी। तो उसको आप अगर लिखें तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो इसका एरिया आप कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आपको हाफ नहीं लगाना है, ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, और अगर आप डायगोनल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाफ, इसका डायगोनल क्या है, ए सी क्रॉस बी डी। तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब आती है आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। ये क्या होती है आपके पास प्लेन की इक्वेशन। ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ये प्लेन जिसको आप प्लेन बोलते हो एक्स वाई जेड, वो वाला प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन देखें, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जेड इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जेड क्या होता है, जीरो होता है। और अगर वहीं पे आप बात करें वाई जेड प्लेन की, वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वाई जेड में है, इसका मतलब एक्स क्या होगा, जीरो होगा। और अगर आप बात करें जेड एक्स प्लेन की तो क्या होगा, वाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल, वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या था, a1x प्लस a2y
प्लस B1 y C1 Z इज इक्वल्स टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2Z इज इक्वल्स टू D2। ये दो प्लेन थे, तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके एंगल का फॉर्मूला। अब आता है आपके पास स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। तो प्लेन की तो इक्वेशन वही है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजक्वल्स टू डी। और आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन एल इजक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। ये है। तो आपका यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल होगा साइन थीटा। यहाँ पे आप साइन की फॉर्म में लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने दोबारा कवर करा दी। ये छोटी सी वीडियो है 30 मिनट की, आप इसको नेट की स्पीड पे भी देख सकते थे चाहे, क्योंकि ये आपका सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए किया। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है, कहीं भी कुछ भूल रहे हैं, तो आगे की जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, और बहुत काम आएंगी, फिर वहाँ पे फंसेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मैंने दोबारा करवाया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मुझे पता है कि सारी चीज़ें याद नहीं है, कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ फॉर्मूले में भूल गए हैं, तो आपको रिवाइज हो गया। और आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।